अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। काफ़ी अरसा के बाद मैं अपने पीएचडी का जो सफ़र है उसके हवाले से एक सीरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ। उम्मीद है कि जो हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए इस वीडियो के अंदर कुछ फ़ायदे की चीज़ मुमकिन है कि मिल जाए, चूँकि मैं एक बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी कर रहा हूँ, तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है और एक्सपोजर है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो पीएचडी का पहला सेमेस्टर था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ, और यहाँ एमफिल नहीं होता बल्कि मास्टर के बाद फौरी तौर पे आप 3 सालों में पीएचडी कर सकते हैं। मिनिमम 3 साल हैं और मैक्सिमम आप 6 साल के अंदर पीएचडी कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास पहले इंग्लिश नहीं थी तो मैंने पिछला सेमेस्टर इंग्लिश में लगाया, और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर आपके पास इंग्लिश की डिग्री नहीं है, यानी कहीं पे आपने प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर देकर कोई डिग्री हासिल की है यूनिवर्सिटी से तो बहुत अच्छा है, वरना आपने आइल्स की तैयारी करके कहीं अपने मुल्क से ही, यानी अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से ही आप आइल्स को पास करके यहाँ सर्टिफिकेट लेकर आएँ, वरना यहाँ से आपको कुछ सेमेस्टर पढ़ना बहुत ही महंगा पड़ेगा। जैसे कि अगर पाकिस्तान से आप आइल्स करते हो तो 50-60 हज़ार के अंदर हो जाएगा, और अगर आप यहाँ आकर करते हो तो वही आइल्स आपको 7 से 8 लाख में भी पड़ सकता है, और वक्त भी आपका ज़ाया होता है। इसलिए बेहतर यह है कि वहीं से करके आए। बाकी जो स्पीकिंग की बात रह जाती है इंग्लिश की, तो वो यहाँ आकर जब आप प्रोफेसर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जब इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं तो बेहतर ये है कि आप ऐसी कम्युनिटी के साथ रहें जो इंग्लिश बोल रहे हों या दूसरी ज़ुबान हो, लेकिन आपको उनकी ज़ुबान ना समझ आ रही हो और उनको आपकी ज़ुबान ना समझ आ रही हो, तो आपकी की जो ज़ुबान होती है वो फिर यहाँ इंग्लिश ही होती है, तो आप आसानी से इंग्लिश की स्पीकिंग आपकी वो इन्फ्लुएंटली आप जो है ना वो इंग्लिश बोलने लग जाओगे। यानी स्पीकिंग का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बात रह जाती है राइटिंग की, रीडिंग की, तो वो बार बार की मशक और प्रैक्टिस से आपकी वो इंग्लिश जो है बेहतर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि पहला जो सेमेस्टर पीएचडी का था उसके अंदर आपकी मर्जी होती है कि जो पीएचडी का कोर्स वर्क है उसके 3 कोर्सेज होते हैं, तीनों आप एक ही सेमेस्टर में ले लो, या ये है कि आप एक एक करके आगे सेमेस्टर्स के अंदर उसको डिवाइड कर दो, एक सेमेस्टर में ले लो, दूसरा दूसरे सेमेस्टर में ले लो। मैंने तीनों कोर्सेज एक ही सेमेस्टर में ले लिए। पहला हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है जिसे हर एक पीएचडी के अंदर होता है, और दूसरा था इस्लामिक रिवाइवलिज्म, इस्लाम का एहया, और वो पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर कैसे हुआ उसकी पूरी हिस्ट्री, और अब कैसे हो रहा है और मुस्तकबिल में उसके क्या रुझानात। और तीसरा हमारा मौजूद था कोर्स वर्क में, तीसरा कोर्स हमारा वो था इस्लाम इन मले, क्योंकि मलेशिया के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो मलेशिया के अंदर इस्लाम कैसे आया इस हवाले से। तो तीनों कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह इस पहले सेमेस्टर के अंदर मैंने लिए और असाइनमेंट्स थी वो मुकम्मल कर दी। जहाँ तक बात है असाइनमेंट्स की, तो जिंदगी का एक पहला तजर्बा था कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रखा था, और फिर जिंदगी का पहला ही तजर्बा था कि इंग्लिश के अंदर असाइनमेंट्स को यूं लिखा जाए कि जैसे कि पूरा एक आर्टिकल होता है, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, और बिलखुसूस काम स्टूडेंट से ही करवाते हैं और उसके पीछे लगे रहते हैं जब तक उसने सही करके वो आपको काम किया नहीं। छोटे छोटे रेफरेंस, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी से लेकर पूरा स्ट्रक्चर आपने आर्टिकल का कैसे बनाना है, और असाइनमेंट्स के अंदर आपको अगर टर्म पेपर है तो टर्म पेपर की क्या रोल होते हैं, और अगर आप थीसिस देख रहे हो तो थीसिस कैसा होता है, प्रपोजल को कैसे लिखना है, और आर्टिकल का लिखने का क्या तरीकेकार है, वो सारा कुछ वो हमें हर एक प्रोफेसर जब सिखा रहा होता है, अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी का उस्ताद हो या ना। तो बड़ी ही मेहनत से यहाँ पे स्टूडेंट से ही वो सारा काम करवाते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि जो तालिब इल्म है तो वो अपने हाथ से करते करते चीजों को वो सीख जाता है, और फीडबैक इतने आते हैं कि फीडबैक को मुस्बत और पॉजिटिव देने वाला तालिब इल्म को एकदम से वो ग्रो करता चला जाता है। तो मुझे तो यकीनी तौर पर बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैं
पहली दफ़ा गोया कि इस तरह की चीज़ों से वाक़फ़ हुआ था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी रिसर्च नहीं सीखी कि रिसर्च की क्या है और रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है, इसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मुझे अवेयरनेस होती है और अब मैं इस काबिल हूँ कि जो मेरी राइटिंग है, राइटिंग मेरी इंग्लिश की हाथ की लिखाई वो बहुत ही अच्छी हो गई है। और जो रीडिंग है, रीडिंग पहले तो ये था कि पहले अगर मैं आर्टिकल पढ़ता था तो मुझे एक सफ़े पे हो सकता है कि 20 दफ़ा डिक्शनरी देखनी पड़ती थी। अब ये है कि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो आर्टिकल पढ़ते हुए मुझे कभी कभार कोई ऐसा लफ्ज़ बीच में आता है कि जिसको मैं जाकर डिक्शनरी से देखूँ, वरना मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो रफ्तार तेज होने लगती। और चूँकि ये चूँकि मैं इंग्लिश के कोई फज़ाइल नहीं बयान कर रहा हूँ, बल्कि ये एक लैंग्वेज है जो आलमी एक लैंग्वेज बन चुकी है, जिसका सीखना भी बहुत ज़रूरी है। और एक आलमी दीन के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि उसने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम पहुँचाने का उसने ज़हन में सोचा हुआ है और सोचना भी चाहिए उसको। तो इस हवाले से अगर देखें तो ये जुबान एक बहुत बड़ा बैरियर है अगर आपको ये नहीं आ रही और आप जो वो एक जगह पे आकर बंद होकर रह जाएंगे अगर आपको जुबान नहीं आ रही। इस तरीके से अरबिक लैंग्वेज की कई मुस्लिम ममालिक के अंदर इस वक्त वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये कुछ जर्नी था जो इस दौरान मैंने ये कोर्स वर्क के सेमेस्टर के दौरान मैंने किया और मैंने उसको समझा। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, वो ये है कि आप अगर आप देखें हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर, कि जो हमारे स्कॉलर्स और अकाबिर वो उन्होंने जाकर बाहर दूसरी मुस्लिम कंट्रीज को और मुसलमानों की हालत को देखा और सफ़र किया थोड़ा सा, तो जब उससे वो वापस आए तो वापस आने के बाद उनका दावत का अंदाज, उनका काम का अंदाज पूरी यकसर बदल चुका था, उनका पैगाम बदल चुका था और उनके मेहनत का मैदान बदल चुका था और खुद एतदाल आ गया था। इस वक्त हम जो छोटे छोटे डब्बों के अंदर बंद होकर इस्लाम को भी महफूज करके बैठे हुए हैं, जबकि हमारे अकाबरीन में से जो जिन्होंने पूरी दुनिया को जाकर देखा, तो उनकी राइटिंग से, उनकी गुफ्तगू से हमें वाज़ेह सबक मिलता है। आज भी अगर हमारे दरमियान जो हमारे स्कॉलर्स और जो हमारे बड़े मौजूद हैं, तो एक ऐसा पैगाम आपको मिलेगा और उनकी गुफ्तगू का अंदाज ऐसा होगा जिससे आप समझ जाएंगे कि इन्होंने सबसे पहले अपनी पहचान इस्लाम बनाया है। फिर मकतबा फिक्र जो है वो एक ज़ेली और ज़िमनी चीज़ है जो एक पूरी मसाइल पे लिखता है, उसमें ज्यादा खप कर, ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होके हम यूं ना करने कि किसी से हम कट कर रह जाएं और अपने आप को एक महदूद कर दें, ये चीज जो है वो फिर नहीं रहती। यही चीज हमें यहाँ सीखने को मिली कि जब हम यहाँ आए, इधर है कि वो जो बंदी शिया जितने कुछ छोटे मोटे फिरके वो सारे हम पाकिस्तान में ही छोड़ कर आ गए और यहाँ आकर हम सिर्फ मुसलमान हैं और सारे की मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें काला गोरा किसी की कोई तकलीफ नहीं है। तो सिर्फ एज ए मुस्लिम वो सोच बनती जा रही है और यही चीज मलेशिया इस वक्त पूरी दुनिया को दे रहा है और एक हब है यहाँ एजुकेशन का, खुसूस इस्लामिक एजुकेशन का। और यहाँ पे बातें हो रही है पूरी दुनिया में इस्लामाइजेशन की। यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं वो जाकर पार्लियामेंटेरियंस को मशवरे दे रहे हैं कि आप गज़ा और फिलिस्तीन के हवाले से यूं लाए अमल बनाओ, हुकूमत ये किरदार अदा कर सकती है। यहाँ पे इस तरह की बातें होती है और एक बड़े लेवल पे इस्लामाइजेशन कैसे हो सकती है और क्या इस्लाम रुकावट होता है इकोनॉमिक्स के लिए, माशी के लिए, माशियत के लिए या माशियात के लिए, या क्या इस्लाम रुकावट बनता है कि इस्लाम रोकता है कि कोई मुल्क जो है वो तरक्की ना करे। इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह की एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है मलेशिया के अंदर और इसलिए मलेशिया जो है वो सब मुस्लिम कंट्रीज के लिए तो वैसे भी वो उसके दरवाजे खुले छोड़े हुए कि आकर तो यहाँ पे इल्म हासिल करना चाहे तो कर सकता है। तो नॉन मुस्लिम्स जो है वो भी यहाँ आकर पढ़ रहे हैं। चाइना के स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद में यहाँ पर तालीम हासिल कर रही है। कैसे भी इस तरीके से आकर पढ़ रही है। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा एक मौका है। ऐसे मौके के ऊपर अगर मैं खुद कुछ यहाँ के मुसलमानों से सीख जाऊं और फिर वापस मेरा इरादा ये है कि मैं पाकिस्तान के अंदर ही जाकर काम करूं और अपने ही स्कॉलर्स के माबेन रहकर मैं वही मेहनत
کروں جو محنت مجھے پوری دنیا سے سیکھنے کا مجھے موقع ملے اور پوری دنیا کے اسکالر سے سیکھنے کا موقع ملے اور کوئی چیز لے جا کر اپنے ملک کو دوں اور ایک ماڈل کی حیثیت سے ہم اس کو پیش کریں اور اس میں سے اگر کوئی فائدے کی چیز ہو تو اس کے اوپر ہم عمل کریں. تو یہ میرا گویا کہ مستقبل کا ایک منصوبہ ہے اور کام ہے. انشاءاللہ آپ سب سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سفر میں کامیاب کرے اور پھر اس کے بعد ہم جا کر اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں اور ہم کچھ بڑا سوچ سکیں, پوری امت کے لیے ہم کچھ سوچ سکیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.